नमस्कार, आप देख रहे हैं भारता फर्स्ट। मैं हूं फ्रैंक राउजन परेरा। आपके सपोर्ट के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। भारता फर्स्ट की टीम एक डेली क्विज चलाती है। अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप भारता फर्स्ट के बिग पिक्चर को देख के उसमें भाग भी ले सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप यूपीआई के जरिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए इस कंटेंट को जारी रखने के लिए बहुत काम आएगा। सारी जानकारी नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। देश विदेश नीति में आज बात करते हैं ईयू की इंडो पैसिफिक रणनीति के बारे में। और आज मेरे साथ देश विदेश नीति में जुड़े हुए हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रिटायर्ड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, प्रोफेसर राजेंद्र हर्षे, फॉरेन अफेयर्स एनालिस्ट, और डीपी श्रीवास्तव, फॉर्मर एम्बेसडर। सभी मेहमानों को भारता फर्स्ट में स्वागत है। एम्बेसडर, शुरुआत आपसे करते हैं। ईयू के इंडो पैसिफिक रणनीति के बारे में आपके क्या विचार हैं? ईयू की रणनीति और ईयू के सदस्यों की रणनीति ये दो अलग चीज़ें हैं। ईयू की रणनीति विदेश और रक्षा संबंधों के बारे में वो अभी ज़्यादा विकसित नहीं है और उसका क्षेत्र काफ़ी सीमित है। वो सीमित है मेडिटेरेनियन और ईयू के जो ईस्टर्न फ्रंटियर है उस तक। लेकिन जो ईयू के दो सदस्य हैं, यूके और फ्रांस, वो सुरक्षा काउंसिल के सदस्य हैं और उनका ऐतिहासिक रोल रहा है एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, और वो इस क्षेत्र में दोबारा सक्रिय होना चाहते हैं। ये ख़ास तौर से यूके, उनका जो हांगकांग में जो चीनियों ने किया उसके बाद यूके ने अपना इस क्षेत्र में अपनी नीति को ज़्यादा सक्रिय करने का निर्णय लिया है और ये हमारे लिए अच्छा है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जब आप ईयू की नीति को देखें तो हमें ज़रूरत है कि उनके व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों, चीन के साथ जो व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध हैं उनको भी देखें। बाइडेन प्रेसिडेंसी के आने के एकदम पहले ईयू ने एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कर लिया चीन से, तो इससे थोड़ा सा उनकी जो नीति चाइना के बारे में है उस पर थोड़ा सा संशय होता है कि उसको कहाँ तक वो उसका पालन करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईयू का इमीडिएट जो इंटरेस्ट है वो रूस के साथ ज़्यादा है और इस वजह से उनका चीन के खिलाफ कोई भी कार्य करने की क्षमता या इच्छा वो थोड़ा कम हो जाती है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। जनरल साहब, आपको ले आते हैं डिस्कशन में। तो सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडो पैसिफिक ईयू के लिए क्या मायने रखता है? फ्रैंक, देखो, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो यू है इसके लिए इंडो पैसिफिक बड़ा महत्व रखता है। देखो, इंडो पैसिफिक को पहले समझने की कोशिश करेंगे हम कि इंडो पैसिफिक का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। आप वेस्ट में अगर अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट से लेके और ईस्ट तक आपका जो पैसिफिक आइलैंड नेशन है वहां तक का इलाका है, और एशियन जो कंट्रीज हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और इसी प्रकार से भारत का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मिडल में पड़ता है इसके। और ऐसे में ये भी सोचना पड़ेगा जो यूरोपियन यूनियन के जो अलग अलग देश हैं, जैसे अभी इन्होंने 27 देशों ने मिलके ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अभी पैकेज बनाया है यूरोपियन यूनियन का इंडो पैसिफिक के लिए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं इनकी नीति जो अलग अलग इंडिपेंडेंट, उनका इंटरेस्ट बहुत रहा है।
जैसे आप यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे थे एम्बेसडर साहब, इसी प्रकार फ्रांस का देखें, फ्रांस का 11.5 के करीब जो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इलाका इंडो पैसिफिक में पड़ता है, और 15 से 20 लाख जो फ्रांस के आपके बसिंदे हैं वो रहते हैं। और इसी प्रकार से इनके पास जैसे आप मान लो स्कैटर्ड आइलैंड्स हैं, रीयूनियन आइलैंड्स हैं, पोलिनेशिया फ्रेंच है, जिबूटी जैसे इन्होंने ले रखा है एक प्रकार से आइलैंड को भी, जहां पर बेस बनाई है। तो इसमें फ्रांस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडो पैसिफिक में अगर कुछ भी होता है तो फ्रांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए अगर आप देखें, फ्रांस कहीं ना कहीं बातचीत कर रहा है मिलने की, आपका जो कि अब क्वाड प्लस के अंदर, उसका मतलब ये है क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये इलाका इंडो पैसिफिक का फ्रांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से यूनाइटेड किंगडम के लिए भी ये इलाका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी चाहता है कि उसका अपने जो इंटरेस्ट है उनको वो गार्ड करें। उसके अंदर भी बहुत टेरिटरी है यूनाइटेड किंगडम की इस इलाके में। तो उस हिसाब से वो ये चाहेंगे कि यहाँ पर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, और कहीं ना कहीं जो उनके इलाके हैं उनकी टेरिटरी की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी मेंटेन हो। अगर आप देखें क्वाड का भी कुछ यही प्रिंसिपल है। क्वाड के जो 3 प्रिंसिपल वही भी यही बात बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेशन, इंटरनेशनल जो ऑर्डर होना चाहिए, रूल बेस्ड जो फ्रीडम होना चाहिए, और ऐसा ही यूरोपियन यूनियन भी बात कर रहा है। तो ये बातचीत मिलती हुई आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आज के तारीख में इंडो पैसिफिक में 60% के करीब आपकी पॉपुलेशन रहती है, और 60% जीडीपी वर्ल्ड का यहां पर है, और इसके अंदर आपका 70% के करीब ऑयल यहां से जाता है, और 60% के करीब आपका जो ट्रेड की कार्गो है, वो शिपमेंट है या कार्गो है, वो यहां से पास होता है। ऐसे में इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई भी अचकन आती है तो यूरोपियन यूनियन के लिए, ट्रेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सच्चाई यह है कि यूरोपियन यूनियन अगर समूह देखा जाए तो उनके लिए ट्रेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो ट्रेड पार्टनर हैं एशियान भी और कहीं ना कहीं चीन भी। और चीन को जैसे वो बाद में कह रहे हैं, चीन इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम बट चीन इज आल्सो पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। यह भी है कि उनकी जो नीति है चीन के प्रति बहुत अलग है। जब ट्रेड के बारे में बात आती है तो उनके रिलेशन चीन के साथ काफी घनिष्ठ हैं, और ट्रेड की जो एक प्रकार है यूरोपियन यूनियन और उनके अलग अलग देशों के साथ नीति बहुत अलग रही। तो ऐसे में यही है, एक ये चैलेंज है, और इस चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए मैं यही कहूंगा कि यूरोपियन यूनियन चाहता है इस इलाके के अंदर जितना से ज्यादा उसका ट्रेड बढ़ सके बढ़े, क्योंकि अगले सेंचुरी के अंदर अगर फोकस कहीं वर्ल्ड में आना है तो वो इंडो पैसिफिक है। क्योंकि यहाँ पर 2.3 बिलियन जो लोग हैं आपके आएंगे, स्पेशली वो बनेंगे मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास में वो इस इलाके में होंगे। तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ हब सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इंपॉर्टेंस टुडे। एब्सोल्युटली। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब आते हैं आपके पास। चीन के बारे में जिक्र किया जनरल साहब ने, तो चीन के प्रभाव को लेके यूरोप इतना चिंतित क्यों है अचानक से, खासकर इंडो पैसिफिक के नजरिया से? मैं कुछ मोटी तौर पर पहली बातें करना चाहूंगा चाइना के बात करने से पहले तो अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन को देखोगे तो सारे चोक पॉइंट्स जो है वो यहाँ है। सुएज कैनाल हो, बाब ए मंडप हो, क्या कहते हैं मलाक्का स्ट्रेट्स हो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हो, तो इतने सारे चोक पॉइंट्स हैं, और इंटरनेशनल वाटर में वो बहुत बड़ा है। साउथ चाइना सी से वेस्ट इंडियन ओशन तक ये एरिया इतना फैला हुआ है। और ऐसी बात है कि यूरोप, जो एम्बेसडर साहब ने पहले कहा कि यूरोप 27 करोड़ का देश है, और यूरोप में कुछ ही देश जैसे फ्रांस हो, ब्रिटेन पुराने जमाने में, नेदरलैंड्स भी, इनका कुछ यहाँ प्रेजेंस था वो बहुत बड़ा था। और फ्रांस के प्रेजेंस के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है, लेकिन फ्रांस से कॉलोनियल पावर थी, आज न्यू कॉलोनियल पावर है। लेकिन जहां तक देखिए आप सारा एरिया देखोगे तो इसको इंडो पैसिफिक के नाम से संबोधित किया जाता है, और ये भारत की एक तरह से जीत है, क्योंकि भारत एक बड़ी सत्ता बन के यहाँ उभर आया है, और साउथ चाइना सी से लेकर सुएज कैनाल तक, या
मोजाम्बिक चैनल तक भारत के इंटरेस्ट आजकल बढ़ते जा रहे हैं। तो भारत भी एक व्यापार का इस हिस्सा है और ये हमें ध्यान में बात रखनी पड़ेगी। जहां तक चीन के बारे में जो चिंता सारी लोगों को हो रही है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। पहली तो बात यह है कि जिस तरह से अमेरिका चीन को बैलेंस करना चाहता है हर जगह, या अमेरिका चाइना को अपना कॉम्पिटिटर समझता है, और जहां जहां चीन होता है वहां अमेरिका कॉम्पीट करके उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। ये जो स्टांस है वो यूरोपियन देशों का नहीं है। 27 के 27 देश यूरोप चाइना के साथ मिल के जाना चाहते हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भी चाइना के साथ कर रखा है। तो इसका मतलब है कि चाइना यूरोप पे इन्वेस्ट करेगा, चाइना यूरोप के साथ व्यापार करेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? तो चाइना एक महासत्ता की ओर दौड़ रहा है, और यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ है, और उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। पहली तो बात यह है कि जैसे रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होनी चाहिए। तो जब रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होती चाहिए हम कहते हैं, तो अमेरिका और यूरोप का एक अपना नोशन है रूल बेस्ड का, चाइना का अपना नोशन है रूल बेस्ड का। वो चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, इस पर सब लोग सहमत है। लेकिन चाइना बहुत एक्सपेंसिव है। साउथ चाइना सी में ऑलरेडी चाइनीज लोग आ चुके हैं, और सभी जगह चाइना एक तरफ से डोमिनेट करना चाहता है। अगर चाइना की पॉलिसियां देखोगे तो चाइना ने ग्वाडर पोर्ट में पाकिस्तान में डेवलप किया है अपने आप को, म्यांमार में उनका पोर्ट डेवलप किया है, चित्तागोंग में बांग्लादेश में किया है, हम्बनटोटा श्रीलंका में उन्होंने डेवलप किया है, और दीजीपुरते में उनका बहुत बड़ा बेस है। तो इसका मतलब है कि चाइना भी एक बहुत बड़ा व्यापार करने वाला देश है, मिलिटरली बहुत स्ट्रांग है, और इतना मिलिटरी स्ट्रांग व्यापार करने वाला देश, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो इट्स अ स्टेट डायरेक्टेड कैपिटलिज्म, जहां बहुत एफिशिएंट सिस्टम जरूर है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ये जरूर है कि स्टेट डायरेक्टेड कैपिटलिज्म है। लेकिन हम ये भी उसके साथ कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन चाइना सबसे ज्यादा करता है, और ये बहुत बड़ी परेशानी चाइना के साथ है। जहां तिब्बत हो, उइघुर हो, या सारे देश दक्षिण पूर्व एशिया के, उसके बाद अगर चाइना के साथ यूरोप समझौता करता है, कोई कोऑपरेट करता है, तो उनको मौका भी मिलता है कि सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ काम करें। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो लोग खोना नहीं चाहते। तो इसका भी हमें विचार करना पड़ेगा। तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अमेरिका दूर थोड़ी सी जा रही है। हालांकि हम हमेशा क्वाड की बात करते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, लेकिन उसके अलावा यूरोप एक अपनी मध्यम और अपनी जगह बनाना चाहता है। यूरोप ने हमेशा वो बनाई है। जैसे द गॉल ने फ्रांस के नेता होने के बाद नेटो के साथ एक बड़ा विद्रोह किया था। फ्रांस हमेशा एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है, और ये हमें जानना पड़ेगा। तो यूरोप में ऐसा है कि अगर जर्मनी यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक लीडर है, तो फ्रांस पॉलिटिकल लीडर है, उसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो यूरोप में समझता हूं कि अपने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चॉक आउट करता है। उसमें भी चाइना का बहुत प्रभावी होना और सारा क्षेत्र को प्रभावित करना, ये भी उनकी बहुत बड़ी चिंता है। इतना तक मैं कहूंगा इस पे, और बाद में हम इस पर चर्चा और कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एम्बेसडर साहब, लौटता हूं आपके पास दोबारा। तो बात करते हैं ईयू के बारे में, और ईयू का ध्यान देखें तो पिछले एक साल में इंडो पैसिफिक पर थोड़ा ज्यादा ही केंद्रित है। ये ऐसा क्यों मानते हैं आप? साहब, इसकी पृष्ठभूमि में हांगकांग में जो चीन के एक्शंस रहे हैं, उससे यूनाइटेड किंगडम को बड़ा धक्का लगा। यूनाइटेड किंगडम की अब वो शक्ति नहीं है जो आज से शायद 70 साल पहले रही होगी, मगर वो अभी भी अपने को ज़मींदार समझते हैं, और उनके लिए ये बड़ी ख़राब चीज़ थी कि जहाँ पे उनको आश्वासन दिया गया था, चीन ने दिया था कि वो हांगकांग की आंतरिक स्थिति में कोई अंतरक्षेप नहीं करेंगे, उसको उन्होंने बदल दिया। इसकी वजह से यूके की नीति में परिवर्तन हुआ। लेकिन यूके की नीति में परिवर्तन तब हुआ
जब ईयू के खुद बाहर हो गया था, तो यूके की क्षमता ईयू की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की कम हो गई है। फ्रांस और जर्मनी ये दो बड़े मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन के, और उनकी क्या नीति रही, मैंने पहले कहा कि वो उनके जो सबसे बड़े जो अलायंस पार्टनर हैं यूएस, उसमें शासन परिवर्तन के मौके पे उन्होंने अलग से समझौता चीन से कर लिया। इससे क्या मैसेज आपको मिलता है? तो उनकी नीति में कुछ परिवर्तन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने करने की कोशिश की है, और अब चूंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने सारे सहयोगियों को साथ लेने से चलने की नीति अपनाती है, इस वजह से हो सकता है कि आगे के सालों में ईयू की नीति में कुछ परिवर्तन आए और वो अमेरिका की पोजीशन के से क्लोज़र हों। लेकिन हमें ख्याल रखना होगा कि ईयू का दृष्टिकोण, अमेरिका का दृष्टिकोण और हिंदुस्तान का दृष्टिकोण चाइना के बारे में एकदम अलग है। अमेरिका और हिंदुस्तान के लिए चाइना एक सामरिक महत्व की चीज़ है। दोनों कंट्रीज़ को उनसे डायरेक्टली थ्रेट का एहसास होता है। ईयू के लिए जो इमीडिएट थ्रेट है वो रशिया से है, और एटलीस्ट उनका ऐसा सोचना है। उन्होंने रशिया पे अनुबंधन लगा दिए हैं। तो आप दो महाशक्तियों के साथ एक साथ नहीं लड़ सकते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम में यूएस ने क्या किया था? यूएस ने चीन से समझौता कर लिया था सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए। यहाँ पे हमें बड़ी हास्यास्पद समस्या नज़र आ रही है कि ईयू और यूएस दोनों ने रशिया पे तो प्रतिबंधन लगा दिए हैं, और साथ ही साथ वो सोचते हैं कि वो चाइना को भी कंटेन कर लेंगे। ये मेरे ख्याल से इसमें एक विरोधाभास है, और इस विरोधाभास की वजह से उनकी नीतियाँ थोड़ी कमज़ोर होंगी। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ईयू की जो आंतरिक फूट है जो चीन ने क्रिएट की है वो अब कम होगी। 4 साल पहले चीन ने अलग समझौता कर लिया था ईयू के 16 सदस्यों से जो पूर्वी राज्य हैं। अब अगर वो अलग नीति अपनाए और बाकी ईयू अलग नीति अपनाए, तो इससे फिर से ईयू की नीतियाँ कमज़ोर होती हैं। ये बात है, अब ज़रूर है कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया है, और अब शायद ईयू एक यूनाइटेड पॉलिसी चाइना के बारे में लेगी। लेकिन ईयू का हाथ कमज़ोर रहेगा जब तक कि वो थोड़ा सा अपनी रूस के बारे में जो नीति है उसमें परिवर्तन ना लाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जनरल साहब, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं इंडो पैसिफिक के महत्वपूर्ण के बारे में। और आपको क्या लगता है आने वाले समय में इंडो पैसिफिक कितना इम्पोर्टेंट रहेगा? फ्रैंक, इंडो पैसिफिक तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ता जा रहा है, और जिस प्रकार से मैं बता रहा था कि ट्रेड वहीं से है, 60 से 70% ट्रेड जाता है, ऑयल वहाँ से है, मलक्का स्ट्रेट और बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। और ऐसे में जो चीन है वो एग्रेसिव और असर्टिव एटीट्यूड के साथ चल रहा है, और उसका प्रभाव बहुत पड़ गया है इंडो पैसिफिक में। और जिस प्रकार से उसने अपने किसी टाइम में कम से कम 5 से 6 सबमरीन और 5 से 6 जो फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स अगर इंडो पैसिफिक में लेके आ गया है। और उसका रीजन है कि चाइना चाहता है कि आने वाले समय में, क्योंकि सब कुछ कार्रवाई होगी इंडो पैसिफिक में, तो वहां पर उसका जमावड़ा बढ़ के रहे। और इसको काउंटर करने के लिए ये क्वाड बना था, और वो ही चाहते हैं कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल हो, तो इसके अंदर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलके। मगर ये भी समझना पड़ेगा, अगर यूरोपियन यूनियन को देखा जाए तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जो अभी यूरोप का हिस्सा नहीं, उनका भी बहुत ज़्यादा इस पे इंपॉर्टेंस है, उनकी नेवी प्रेजेंस बढ़ती जा रही। और ऐसे में नेदरलैंड और जर्मनी भी आने वाले समय में अपनी जो नेवल प्रेजेंस वो बढ़ाना चाहते हैं। वो बढ़ाना इसलिए चाहते हैं, सबको अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखना है। और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है
कि आपका जो अगर ट्रेड जा रहा है तो वो ट्रेड के अंदर कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर पायरेसी है, उसके अंदर आपकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, सस्टेन डेवलपमेंट है, उसको मद्देनजर रखते हुए सभी कंट्री अपना अपना इंटरेस्ट देख रही। मगर ये सच्चाई है कि चीन जिस प्रकार से अपना जमावड़ा इंडो पैसिफिक में बढ़ा रहा है वो एक चिंता का विषय है, और इसको हम अमेरिका और जो क्वाड की चारों कंट्री हैं वो एक नजर से देखती हैं और यूरोपियन यूनियन उसको दूसरी नजर से देखती है। यूरोपियन यूनियन जो देखने का नजरिया इकोनॉमी है, उनका है कि किस प्रकार से वो आसियान कंट्री से, इंडिया से या बाकी कंट्री से किस प्रकार से अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है फ्रांस के अलावा और किसी हद तक यूनाइटेड किंगडम इस चीज का महत्व नहीं देते। इसका महत्व भारत के लिए बहुत है, रूस आपके जो अमेरिका के लिए बहुत है, जापान के लिए, ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए क्वाड है। और क्वाड में क्वाड प्लस की बात हो रही है तो फ्रांस के बारे में बात हो रही है, किसी हिसाब से यूनाइटेड किंगडम के रीजन यही है क्योंकि बाकी कंट्रीज के अंदर सिक्योरिटी का इतना महत्व नहीं है, वो चाहते हैं ट्रेड, और ट्रेड में चीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है। अगर आप देखें कि अभी जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैकेज भी साइन किया था 15 कंट्री ने, वो भी जो है वो चीन के इर्द गिर्द है, उसका भी फायदा उठाना चाहता है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन का मकसद है कि किस प्रकार से ट्रेड के ऊपर ध्यान दिया जाए, सिक्योरिटी अपने आप आएगी, इसको महत्व रखते हैं, मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। जबकि भारत और जो क्वाड है और अमेरिका है उसका इंपॉर्टेंस ये है कि किस प्रकार से नलीफाई कराया जाए चाइना की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पावर को। अगर जैसे बता रहे थे कि देखो चीन ने किस प्रकार से भारत को घेर लिया है इस इलाके में, यह महत्वपूर्ण है। कुआ कप्पू जो है एक प्रकार से पोर्ट है म्यांमार के अंदर, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर चिटागोंग है, कोको आइलैंड्स हैं, उसके बाद आपके हमनटोटा है, उसके बाद आपका जिबूटी है, और मलेशिया इसमें मालदीव का आइलैंड है, और ग्वादार है। एक प्रकार से अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है चीन ने इस इलाके में। और आज की तारीख में जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जिस प्रकार से उसने दो आर्म बना ली हैं, एक ईस्ट में और वेस्ट में भारत के आपके इंडो पैसिफिक में आने के लिए, इसका यही रीजन है कि वो अपना इंपॉर्टेंस और अपना नजरिया है उसका कि इंडो पैसिफिक में पावरफुल होना, क्योंकि आने वाली सेंचुरी में इंडो पैसिफिक एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहां ही से ट्रेड जाएगा, जो इंडो पैसिफिक को गवर्न करेगा वो वर्ल्ड का लीडर माना जाएगा आने वाले 15 से 20 साल के अंदर। इसलिए सभी कंट्रीज इसके अंदर अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए अपनी प्रेजेंस करना चाहती हैं। वो कंट्री जैसे कि अमेरिका है, और इसको काउंट करने के लिए चीन जिस प्रकार से चल रहा है उसके अगेंस्ट क्वाड है, और भारत का रोल इसीलिए इंपॉर्टेंट है। भारत चाहता है कि क्वाड से मिलके चीन को किस प्रकार से आप नलीफाई कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए प्रोफेसर साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं भारत के बारे में। तो इन हालात में भारत को क्या करना चाहिए? ऐसा मैं समझता हूं कि देखिए भारत के सामने बहुत अलग किस्म की समस्या है, क्योंकि यूरोप और चीन जो है वो अपना एक समीकरण बना देंगे। अमेरिका हमेशा चीन के साथ लड़ने की कोशिश करेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव एरिया है, वहां वो करते रहेंगे। लेकिन भारत एक तरह से बीच में फंसा हुआ है। एक तरह से नुकसान जो भारत का हो रहा है कि चीन के साथ भारत अच्छी तरह से संबंध नहीं बना पा रहा है। अनेक तरह की समस्या उनके पास है, जैसे लैंड डिस्प्यूट है, चीन का ट्रेड भारत से सरप्लस में है, भारत को डेफिसिट में ट्रेड देना पड़ रहा है। तो ऐसे चीन के साथ बहुत सारी समस्याएं, ट्रेड से लेकर लैंड डिस्प्यूट तक। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, उनके साथ एक और भी प्रॉब्लम चीन की वजह से जो आ रहा है कि रशिया भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और रशिया और चीन की दोस्तियां आजकल बढ़ती जा रही है। पुराने जमाने में रशिया भारत का एक बड़ा डिपेंडेबल अलाय था, फ्रेंड था। बांग्लादेश को जब स्वतंत्र किया गया तो सोवियत रशिया ने बहुत मदद की थी भारत की। लेकिन आज ऐसा है कि रशिया ने जब अफगानिस्तान पर चर्चा हो रही थी तो भारत को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि रशिया चाइना का एक होना, यानी मैकेंडर का पुराने जमाने का जो हार्टलैंड था, वो हार्टलैंड एक होना है, हार्टलैंड थियरी वाला। इतना बड़ा एक लैंड एरिया अगर साथ रहे तो यूरेशिया में रशिया और चाइना बहुत बड़ी सत्ता बन सकते हैं। और चाइना को तो काम दोनों है, मिलिट्री एनहांसमेंट और व्यापार करना।
और व्यापार चाइना का जो है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज और अमेरिका, चाइना इज ऑलरेडी फार अहेड ऑफ देम इन अफ्रीका। अफ्रीका में चाइना बहुत ज्यादा आधिपत्य उसका है और इतने देशों को मदद चाइना कर रहा है, इतनी जगह इन्वेस्टमेंट है। पूरा कोर्स देखिए अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका, अंगोला, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, कीनिया, सभी जगह चाइना, जिबूती, सोमालिया में भी, उसके बाद सूडान तो है ही। इस तरह से सभी जगह चाइना बहुत आगे, साउथ सूडान भी है। तो अलग अलग तरह से चाइना इसी एरिया में गया हुआ है। जापान और भारत ने एक जमाने में अफ्रो एशियन कॉरिडोर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई अभी तक आता पता तो नहीं है। लेकिन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना बहुत एग्रेसिवली आगे करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसमें कुछ अड़चनें भी पैदा हो रही, जैसे भारत ने विरोध किया था जब वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कश्मीर के कुछ हिस्से से जाने की कोशिश, चाइना ने ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाइना एक बड़ी समस्या है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि भारत को चाइना के अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का भी मार्केट कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि वो नजदीकी है। वियतनाम एक भारत का मित्र देश है, सिंगापुर भी मित्र देश है, मलेशिया भी मित्र देश है, और उनके साथ भारत का व्यापार बढ़ रहा है। लेकिन हम बड़ी कोई ट्रेड की जो संरचना होती है उसमें अभी तक भागीदारी कर नहीं रहे, क्योंकि भारत थोड़ा सा हिचक रहा है। किसी बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक में जाना है ना, यहाँ के किसानों का नुकसान होगा, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट का नुकसान होगा। इसलिए ग्लोबलाइज करने में भारत थोड़ा सा हिचकता है, थोड़ा सा प्रोटेक्शनिस्ट है, और उसका फायदा चाइना लगातार उठाता जा रहा है। तो इसलिए साउथ ईस्ट एशिया में भारत का प्रेजेंस कम और चीन का ज्यादा। फिर भी कुछ ना कुछ कोऑपरेशन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और भारत में है। भारत चाइना के साउथ चाइना सी की पॉलिसीज में बहुत विरोध कर रहा है। वियतनाम को अलाय बन के कुछ आगे अपना हिस्सा भी और अपना इंटरेस्ट भी सर्व करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी मैं ये समझूंगा कि भारत जितना प्रभावी होना चाहिए अभी इस तरह के सत्ताओं में, उतना हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भारत का इतना खूबसूरत है, जैसे केइन पनिकर ने कहा था कि इट्स अ कैसल सराउंडेड बाय द सीज एंड कैप्ड बाय द हिमालयस। तो इसी वजह से भारत को अमेरिका कभी छोड़ नहीं सकती। तो बल एक्सरसाइजेस होंगे, जापान यहाँ आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, फ्रांस भी भारत की मदद करने आ सकता है, और इंडोनेशिया भी आ सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया भी एक पार्टनर की हैसियत से भारत देख सकता है। फिर भी इसके सबके बावजूद भी चाइना का ज्योग्राफिक प्रेजेंस, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक माइट, ये सब देखते हुए चाइना सारे इसी एरिया में, साउथ चाइना सी से लेकर अफ्रीका तक एक बहुत बड़ी सत्ता बन के उभर आ रहा है। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकते। वो अमेरिका को भी चुनौती देता आ रहा है। तो ये हमें इसका विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, समय आ गया है क्लोजिंग कमेंट्स लेने के लिए। शुरुआत आपसे करते हैं एम्बेसडर साहब। एशिया पैसिफिक या इंडो पैसिफिक में अगर भारत को अपना प्रभाव बढ़ाना है तो हमको अपनी रणनीति और अपनी आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के ही बल पे आगे बढ़ना होगा। हम यूरोप का भरोसा नहीं कर सकते हैं। उनका रोल काफ़ी कमज़ोर है, और जब तक वो अपने अंदर के विरोधाभास, और उनका सबसे बड़ा विरोधाभास उनकी नीति में है कि वो उनकी नीति रशिया को कंटेनमेंट में है और चाइना से एंगेजमेंट चाहते हैं। तो वो जो भी कहें उनसे कोई हमें ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। अगर वो यूके और फ्रांस अपने आगे बढ़ना चाहें, हम ज़रूर उनके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन अंत में ये इस क्षेत्र में जो कुछ भी होगा तो वो हमें अपने बल पे और कुछ हद तक अमेरिका से समझौता करके ही करना पड़ेगा। जी जी जनरल साहब। देखो फ्रैंक, इसमें दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इकोनॉमी और एक सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योरिटी के मद्देनजर रखें तो आपको काउंटर करने के लिए चीन को काउंटर करना है, साउथ चाइना सी के अंदर भी और इंडो पैसिफिक के अंदर भी, तो आपको मदद लेनी पड़ेगी क्वाड की और अमेरिका की ज़्यादातर।
क्योंकि चीन जिस प्रकार से इम्पोर्टेंस बढ़ाता जा रहा है इंडो पैसिफिक में, आने वाले समय में वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है भारत के लिए, ना ही लैंड रूट में बल्कि आपके जो सी लेन में। और इसको आपने आप मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ेगी आपकी नेवी को। मलक्का स्टेट में आपकी इंपॉर्टेंस, अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं उनको और ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको अपने जो कि बॉर्डर है लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो ये तो है एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। मगर आपको इकोनॉमी को बड़ा ध्यान देना, कहीं ना कहीं हम वहाँ पर थोड़े से कमज़ोर हैं। हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तो बात कर रहे हैं, मगर अभी तक हम ना तो रिसप का भाग बन पाए हैं। हमारे अंदर ये प्रॉब्लम थी कि हो सकता है अगर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा बनते हैं तो हमें नुकसान होगा, हमारे फार्मर्स को नुकसान हो सकता है, तो हम नहीं बने। मगर ये भी आपको सोचना पड़ेगा आने वाले समय में आपको एक्ट ईस्ट पॉलिसी तभी फायदा उठा सकते हो जब आप ट्रेड बढ़ाते हो। आपने आज ट्राइलेटरल हाईवे बना लिया है जो कि भारत से जाके म्यांमार में, फिर थाईलैंड में जाके उसके बाद आपको कनेक्ट करेगा लाओस और कंबोडिया तक। तो इसका फायदा तभी उठेगा जब हम ट्रेड बढ़ाएं। हमारा ट्रेड बड़ा कमजोर है वियतनाम के साथ, इंडोनेशिया के साथ, फिलीपींस के साथ, मलेशिया के साथ, सिंगापुर, इसकी इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम एशियन कंट्री से ट्रेड बढ़ाएंगे वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कि ये कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और यूरोपियन यूनियन का जो इंपॉर्टेंस है वो है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उनके साथ समझौता करके अगर हमारा कोई ट्रेड बढ़ता है उसका हमें ध्यान देना चाहिए। और फ्रांस जैसी कंट्री के साथ हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रकार से मिलाप करके क्वाड प्लस बना के, जो चीन का एग्रेसिव असर्टिव एटीट्यूड है जिसको रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को नहीं फॉलो करता, उसके अंदर ये हमारी मदद कर सकता है। तो आने वाला जो समय है वो बहुत बड़ा चैलेंज का है। मुझे लगता है भारत इसके लिए बिल्कुल तैयार है, उसको समझ आ गया है इकोनॉमी भी इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी भी है, वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम इसको दोनों को साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब शो को क्लोज कीजिए। मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको उस पर सुधार लाना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से हमारा निगेटिव ग्रोथ हुआ है उस पर बहुत गंभीरता से हमें विचार करना पड़ेगा। उसी के साथ चाइना के कभी हम लोग प्रतिस्पर्धी बन ही नहीं सकते। अफ्रीका से भारत का ट्रेड है 70 बिलियन, चाइना का 200 बिलियन से अधिक। वही साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ देखो 70 बिलियन, हमारा तो उनका 3-4 गुना ज्यादा है। रेसेप जाने के लिए भारत हमेशा हिचक रहा था। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इकोनॉमिक मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे जो हार्ड है, लेकिन वो सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रोटेक्शनिस्ट बनना है या ग्लोबलाइजेशन पर जंप मार के हमें काम करना है, इसके भी इस तरह के निर्णय भी लेने पड़ेंगे। और ये आगे का समय मैं समझता हूँ भारत के लिए काफी मुश्किल है जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, और वो कैसा हल किया जाएगा ये तो हमारी चुनौती है, और वो किया जाएगा, लेकिन कैसे और किस तरह से वो हम खुद देखते रहेंगे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि फ्रांस अगर भारत के साथ दोस्ती करता है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा के बारे में फ्रांस भारत की मदद अनेक तरह से कर सकता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन में और पैसिफिक में भी। दूसरा है कि यूरोपियन यूनियन देशों के साथ भारत का व्यापार भी बढ़ना चाहिए, उसी तरह से भी कदम बढ़ाने पड़ेगी। भारत को ट्रेड डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा हर हाल में, तो इसलिए यूरोप भी इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका ऐसा है कि अमेरिका के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका अगर जरूरत से ज्यादा डोमिनेंट बनना चाहती है और केवल अपना ही फायदा लेने की कोशिश करती है तो भारत को उसमें बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अमेरिका की आदत। तो ये सावधानी परख के अमेरिका के साथ रिश्ते बनाने चाहिए। बहुत बार ऐसा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने अब तक कुछ ज्यादा नहीं किया, उस पर भी जोर देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मैं पैसिफिक और इंडियन ओशन पावर ही समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया। और इंडोनेशिया जैसे बड़े देश हैं, उनके भी साथ सब कुछ दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा। और रशिया की अगर दोस्ती पहले जैसी हो नहीं रही तो क्यों नहीं हो रही है, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। क्योंकि एक है कि अनेक विचारधाराओं के साथ हमें एक साथ काम करना है, और ये मैं नहीं मानता कि एक बार अगर हमने एक दूसरे से विरोध किया तो हमेशा प्रतिस्पर्धी रहेंगे। क्यों हम चाइना के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करने चाहिए। अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। अगर लगातार आप चाइना से दुश्मनी मोल लोगे तो वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को तंग करेगा प्रॉक्सी वॉर करके,
तो इसलिए चाइना के साथ भी कुछ ना कुछ बातचीत हमेशा रहनी चाहिए, और वो अगर रहेगी तो टेंशन साउथ ईस्ट एशिया में कम हो जाएंगे, सारे साउथ एशिया में कम हो जाएंगे। कि चाइना ने आज तक आपको घेराव किया है पूरा, स्प्रिंग सारे पर्ल ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो भारत को बिल्कुल इंसर्कल किया है चाइना ने। ऐसा होना नहीं चाहिए। चाइना का जो ट्रेड है वो भारत से 3 गुना ज्यादा है साउथ एशियन नेबर के साथ। तो ये हमें इस पर ख्याल करना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था कैसे बदलेगी, आंतरिक बदल कैसे आएंगे और उसका परिणाम विदेश नीति पर कैसे होता जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ विदेश नीति में ना कोई मित्र होता है हमेशा के लिए, ना दुश्मन होता है। हमेशा एक टेंशन रहता है, उसका फायदा उठा के सबके साथ एक अच्छे रास्ते, वर्केबल रिलेशन बना के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा मानना है। कोई दुश्मन नहीं, सबके साथ रिश्ता रखो। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी के साथ देश विदेश नीति में इतना ही। सभी मेहमानों को भारत फर्स्ट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले मैं आप सभी को एक और बार ध्यान दिला दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और ढेर सारे लोगों को भारत फर्स्ट के बारे में बता भी दीजिए। सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। भारत फर्स्ट की टीम एक डेली क्विज चलाती है, अगर आप उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप भारत फर्स्ट के बिग पिक्चर को देख के भाग ले सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप यूपीआई के जरिए कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए इस कंटेंट को जारी रखने के लिए बहुत काम आएगा। सारी जानकारी नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं इसी समय अगले हफ्ते। तब तक के लिए देखते रहिए भारत फर्स्ट।